नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन में अब किस रास्ते पुतिन घुसेंगे, बाइडेन से तुर्की सीधे क्यों भिड़ गया, क्या अयोग्य इमरान ने पाकिस्तान में अग्निकांड करवाया और चीन अमेरिका जंग की फाइनल तारीख क्या है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद वॉर फ्रंट पर पहुंच गए हैं। मतलब यह कि उन्होंने खुद जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है इस दौरान पुतिन ने एक सैनिक की तरह बाकायदा स्नाइपर राइफल भी चलाई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले 8 महीनों से चल रही इस जंग में यह पहला मौका है जब पुतिन ने बंदूक उठाई है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि पुतिन जेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम भी दाग सकते हैं, जिसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही, क्योंकि अब तक इस जंग में पुतिन को जैसी उम्मीद थी वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु मिसाइल चला सकते हैं। असल में 8 महीनों से चल रही इस जंग में यूक्रेन की रक्षा के लिए रूस के आगे अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देश ढाल बनकर खड़े हैं। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को न सिर्फ चुनौती दे रहा है बल्कि उस पर जोरदार पलटवार भी कर रहा है। और दावा यह है कि जेलेंस्की की सेना के ताकतवर हमलों के सामने पुतिन के सैनिक घुटने टेक रहे हैं। खैरसोन में तो यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को नाको चने चबवा दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसोन के ज्यादातर इलाकों पर जेलेंस्की की सेना ने फिर से कब्जा जमा लिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बेचैन है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं खैरसोन उनके हाथ से निकल न जाए, और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया और इसके जरिए उन्होंने न सिर्फ रूसी सैनिकों का हौसला बढ़ाया बल्कि ये संदेश भी दिया कि जेलेंस्की के हार मानने तक उनका सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो की तमाम चेतावनियों के बाद भी पुतिन जंग से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और अपनी सेना को अब तक का सबसे भीषण हमला बोलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जंग में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पुतिन रूस के रिजाइन प्रांत में मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए। इस कैंप में यूक्रेन की जंग में भेजने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुतिन एक सैनिक की तरह स्नाइपर राइफल पर अपना हाथ आजमाते दिखे। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु भी नजर आए। राइफल चलाने के बाद सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन ने वहां मौजूद सैनिकों से बातचीत भी की। और उनके इस दौरे के बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिल रही हार से बौखलाए पुतिन ने अपनी सेना को वहां तबाही मचाने की खुली छूट दे दी है। 2 दिन पहले ही उन्होंने यूक्रेन के कब्जे वाले 4 इलाकों में मार्शल लॉ का ऐलान किया था, जिसका मतलब यह है कि जापोरिजिया, खैरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क की रक्षा के लिए पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के इन 4 इलाकों को रूस में शामिल करने के बाद पुतिन ने यह धमकी दी थी कि वो इनको रूस के दूसरे इलाकों की तरह ही सुरक्षा देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें एटम बम ही क्यों न दागना पड़े। मार्शल लॉ का ऐलान करने के 2 दिन बाद पुतिन ने जंग के लिए भर्ती किए जा रहे सैनिकों के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में कई जगहों पर मिली हार के बाद रूस नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटा है और पुतिन का इस ट्रेनिंग कैंप का दौरा करना भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग में भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने में जुटा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन का यह फैसला रूस के लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, क्योंकि रूस की सेना बिना लोगों को ट्रेनिंग दिए ही जंग में झोंक रही है। इसके पीछे पश्चिमी मीडिया की दलील यह है कि पुतिन किसी भी कीमत पर जंग का मैदान नहीं छोड़ना चाहते हैं और जमे रहने के लिए उन्हें ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इसी वजह से रूस के लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। हालांकि इस फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध भी हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस जवानों को महज 11 दिन की ट्रेनिंग देकर युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर रहा है। आरोप ये भी लगाए गए कि रूस ने जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं वहाँ सैनिकों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि उन्हें खाना और बिस्तर तक नहीं दिया जा रहा। दावा तो ये तक किया गया कि फौज में शामिल होने वाले लोगों को शहर के बाहर खंडहर में रुकवाया गया। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसका कहना है कि यूक्रेन में उसके 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं जो जंग खत्म करके ही लौटेंगे। इसके अलावा कुछ रोज पहले ही पुतिन करीब 9000 सैनिकों को बेलारूस भेज चुके हैं, जिन्हें यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसीलिए पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अब यूक्रेन का क्या होगा। आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जंग में पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का इरादा पक्का कर चुके हैं। सिर्फ इरादा ही नहीं बल्कि यूक्रेन जंग के हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे ही पुतिन की परमाणु हमले की तैयारी पूरी होगी वो एटम बम का बटन दबा देंगे और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़ेगा, जो पुतिन के परमाणु हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देगा, जिसका मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत।
इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने पुतिन से वफादारी निभाने के लिए अपने 3 बेटों को ही जंग में उतार दिया। कादिरोव ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके बेटे यूक्रेन की सेना से भिड़ते नजर आए और उन्होंने खतरनाक हथियारों से ज़ेलेंस्की की फौज पर ताबड़तोड़ वार किए। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें यह तो नहीं पता चल पाया कि उनके बेटे यूक्रेन के किस इलाके में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें वो पूरी ताकत से यूक्रेन की सेना पर वार करते दिखाई दिए। इस दौरान कादिरोव के तीनों नाबालिग बेटों के साथ कई दूसरे चेचन लड़ाके भी वहां मौजूद नजर आए। वो सभी कादिरोव के बेटों का हौसला बढ़ाते दिखे। तभी उनके एक बेटे ने अपने कंधों पर लॉन्चर रखा और उसे दाग दिया। इसके कुछ देर बाद ठीक उसी तरह एक दूसरा रॉकेट छोड़ दिया गया। इस बीच वहां सामने की तरफ से भी भारी गोलाबारी जारी रही, जिससे बचने के लिए उन्होंने वहां बनाए गए गड्ढे का सहारा लिया और उसी में चिपकर कादिरोव के तीनों बेटों और चेचन लड़ाकों ने कई घंटों तक मोर्चा संभाले रखा। 3 रोज पहले ही कादिरोव ने अपने तीनों बेटों को यूक्रेन भेजा था। दावा किया था कि वो जल्द ही जंग में उतरेंगे ताकि चेचन लड़ाके उनकी मौजूदगी में यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े और उन इलाकों को ज़ेलेंस्की की फौज से छीन लें जो रूस के कब्जे से निकल चुके हैं, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद करीब 6 महीनों में रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बीते 1.5 महीने से यूक्रेन के सैनिकों ने खैरसोन और खार्किव समेत डॉनबास के कई इलाके उसके हाथ से छीन लिए। रूसी सेना को कई शहरों से खदेड़ दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से कादिरोव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को मिसाइलों और बमों की मार के बीच उतार दिया। मतलब यह कि पुतिन से किया वादा पूरा करने के लिए कादिरोव अपने बेटों की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हो गए और उन्हें उस जंग में भेज दिया जो अब खतरनाक होती जा रही है। लेकिन कादिरोव को भरोसा है कि उनके बेटे यूक्रेन की सेना को सबक सिखा देंगे, क्योंकि वो खूंखार चेचन लड़ाकों से किसी भी मामले में कम नहीं है। उन्हें बचपन से ही ऐसी सख्त ट्रेनिंग दी गई है कि जंग उनके लिए किसी खेल जैसी ही है। उन्हें चेचन लड़ाकों जैसी बेरहमी और दुश्मन पर तेजी से हमला करने के गुर सिखाए गए हैं और जिस तरह से उनके बेटे जंग लड़ते हुए दिखाई दिए वो किसी मजे हुए सैनिक से कम नजर नहीं आए। यही वजह है कि रमजान कादिरोव ने उन्हें युद्ध के ऐसे समय में यूक्रेन भेजा जब रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को हौसले की जरूरत है। उधर यूक्रेन का दावा है कि पुतिन उससे खैरसोन का बदला लेने के लिए यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। खबर है कि रूस ने यूक्रेन के पूर्व में बसे खार्किव और दक्षिण पूर्व के जापोरिजिया में फिर हमला बोला और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि रूस ने एक स्कूल तक को नहीं छोड़ा। और जापोरिजिया से रूस के तांडव की जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक मिसाइल एक बिल्डिंग के ऊपर से गुजरती दिखी और फिर बेहद जोरदार धमाके के साथ फट पड़ी। जापोरिजिया के गवर्नर ने दावा किया कि रूस ने अपनी S-300 मिसाइलों से वहां वार किए। जापोरिजिया उन 4 इलाकों में शामिल है जहां पिछले महीने ही रूस ने रेफरेंडम कराया था और फिर उसके रूस का हिस्सा होने का ऐलान कर दिया था। लेकिन यूक्रेन वहां रूस का कब्जा मानने को तैयार नहीं, इसलिए जापोरिजिया में भयानक जंग छिड़ी हुई है। हालांकि जंग जापोरिजिया में चल रही है मगर बीपी पूरी दुनिया का बढ़ा हुआ है, क्योंकि जापोरिजिया में ही यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट है। अगर एक भी मिसाइल, रॉकेट या बम इधर से उधर हुआ तो ऐसा रेडिएशन फैलेगा कि पूरा यूरोप मौत की नींद सो सकता है। इस बीच यूक्रेन ने ईरान के 200 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन मार गिराने का दावा किया। वो ड्रोन जो इन दिनों यूक्रेन पर काल बनकर मंडरा रहे हैं, जिसका कीव में रूस की सेना की तरफ से यूक्रेन के बड़े ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन इस बीच यूक्रेन ने दावा कर दिया कि उसने बीते 36 दिनों में ईरान के 200 से ज्यादा शाहिद 136 ड्रोन का सफाया कर दिया और यह भी बताया कि यूक्रेन के सैनिकों ने ईरान में बने आत्मघाती ड्रोन को पहली बार 13 सितंबर को नेस्तनाबूद किया। ईरान के ड्रोन को मार गिराने का दावा इसलिए खास है क्योंकि ये वही शाहिद 136 हैं जिन्होंने कीव में तबाही मचाई थी। शहर के रिहायशी इलाकों से लेकर वहां मौजूद सरकारी इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया था। और ये आत्मघाती ड्रोन अब भी यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए हैं, क्योंकि ईरान से रूस को मिले शाहिद 136 ड्रोन अपने टारगेट को तबाह करने के साथ खुद को भी मिटा देते हैं और उनकी यही खूबी उन्हें बाकी हथियारों से अलग बनाती है। इसी वजह से उन्हें ईरान का आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। यूक्रेन ने जो दावा किया उसमें बताया कि उसने ईरान के सैकड़ों ड्रोन को अपने लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से उड़ाया, जिसके बाद यूक्रेन के इस कदम पर सवाल भी उठने शुरू हो गए, क्योंकि ईरान के ड्रोन लड़ाकू विमानों और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के मुकाबले काफी सस्ते हैं। ईरान के एक ड्रोन की कीमत $20,000 यानी भारतीय रुपयों में 16 लाख रुपए बताई गई, जबकि जिन फाइटर जेट और एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन ईरान के शाहिद 136 ड्रोन को मार गिराने का दावा कर रहा है वो उससे कई गुना महंगे हैं।
जिसका मतलब यह कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन को मार गिराने पर यूक्रेन ने अपना फायदा कम और नुकसान ज्यादा कर लिया। खबर है कि इसी से सबक लेते हुए रूस एक खास तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और एक एंटी ड्रोन रोबोट बना रहा है जो दुश्मन के ड्रोन का पता लगते ही उस पर हमला बोल देगा। माना जा रहा है कि रूस ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि उसे दुश्मन के ड्रोन को टारगेट करने के लिए महंगी मिसाइलों का इस्तेमाल न करना पड़े। वैसे ही रूस के इन दिनों लंबी दूरी तक जाने वाली मिसाइलों की कमी से जूझने की खबरें हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि रूस का ये प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है, जो अगर सभी मापदंडों पर खरा उतरता दिखा तो उसे डिजाइन करने का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इधर अरुणाचल प्रदेश के सियांग में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जमीन पर गिरते ही उसमें आग लग गई, जिसकी खबर मिलते ही बचाव दल की एक टुकड़ी वहां पहुंची। बताया गया कि सेना का हेलीकॉप्टर सुबह करीब 11 बजे क्रैश हुआ। असम से उड़ान भरने वाले इस हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे। उधर उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया। योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद सर्वे का काम शुरू हुआ था। प्रशासन की टीम ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में गैर मान्यता प्राप्त से तकरीबन 7500 7,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चिन्हित किए गए हैं। अब सर्वे टीमें 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगी, जिसके बाद 15 नवंबर तक राज्य सरकार को फाइनल रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस बीच T20 वर्ल्ड कप में बड़ा उलटफेर हो गया। 2 बार की चैंपियन रही वेस्टइंडीज टीम को आयरलैंड ने 9 विकेट से हरा दिया और इस हार के साथ ही वेस्टइंडीज T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, जबकि आयरलैंड सुपर 12 में पहुंच गया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए, जिसके जवाब में आयरलैंड ने 17 ओवर और 3 गेंदों में 1 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आए फैसले के बाद पाकिस्तान में बहुत बड़ा बवाल होता दिख रहा है। इमरान खान अपने समर्थकों को उकसाने में लगे हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर बवाल कर रहे हैं और पूरा पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ दिख रहा है। ट्रेलर तो उसी वक्त दिख गया जब इमरान खान पर वहां के चुनाव आयोग का फैसला आया। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। गोली किसी सुरक्षा कर्मी ने नहीं चलाई थी, बल्कि इमरान खान के किसी सिरफिरे समर्थक ने चलाई थी। थोड़ी देर में गोली चलाने वाले को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन जितने लोग सड़कों पर उतर रहे हैं उतने लोगों को काबू में करने के लिए पाकिस्तान के पास जेल भी नहीं है। सड़कों पर टायर रखकर इमरान के समर्थकों ने जला दिए और रास्ते बंद कर दिए। कुछ हाईवे तक इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जैम करने की कोशिश की। पूरे पाकिस्तान में बवाल इसलिए मचा है क्योंकि वहां के चुनाव आयोग ने इमरान खान पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिससे इमरान खान का राजनीतिक जीवन खत्म हो सकता है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 5 साल तक इमरान खान के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। 5 साल तक उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा, जिसका मतलब यह है कि वो अगले 5 साल तक पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में यानी वहां की संसद में सदस्य नहीं बन पाएंगे। और पाकिस्तान में प्रधानमंत्री बनने के लिए वहां की संसद का सदस्य होना जरूरी है। सीधा मतलब यह है कि इमरान खान अगले 5 साल प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। जबकि इमरान खान ये मानकर चल रहे थे कि उनकी पार्टी के पक्ष में लोगों की हमदर्दी है और आने वाले चुनाव में वो जीत दर्ज कर सकते हैं। ऊपर से इसी हफ्ते पाकिस्तान में कुछ सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे ने पाकिस्तान की सरकार की टेंशन बढ़ा दी थी। 8 सीटों पर हुए उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 6 सीट पर वो जीतने में कामयाब हो गए थे। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के चुनाव अगले साल होने वाले हैं। उससे पहले आया ये फैसला इमरान खान के राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लगा सकता है। इसीलिए उन्होंने इस फैसले को पाकिस्तान में संविधान का मजाक बता दिया। पाकिस्तान में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारा आइन हमें हुकूक देता है, जो जमहूरियत है, वो दफन हो चुकी है। ये वीडियो उनके खिलाफ फैसला आने के बाद सामने आया, लेकिन ऐसा लगा कि वीडियो के जरिए वो अपने समर्थकों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो पहले से अशांत पाकिस्तान के हालात बिगाड़ सकती हैं। मतलब उन्होंने आग में घी डालने की कोशिश की। प्लेट में आजादी नहीं पकड़ाई जाती, आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, जहाद करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, और वही कौम फिर उसको अल्लाह तोहफा देता है आजादी का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी कानूनी रास्ते खत्म नहीं हुए और वो पहले ही इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील कर चुके हैं। इमरान खान की पार्टी तो पहले से ये मानकर चल रही थी कि चुनाव आयोग का फैसला उनके खिलाफ ही आएगा। इमरान खान पर आरोप है कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मिले तोहफों की सही जानकारी उन्होंने नहीं दी। आरोपों के मुताबिक 2018 में ऐसी 4 तोहफों का पता चला जो इमरान खान ने बेच दिए, और इन विदेशी तोहफों को बेचने से इमरान खान को 5 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई हुई। सितंबर में यह मामला दर्ज कराया गया था, जिस पर सुनवाई 5 जजों की बेंच ने की थी। लेकिन इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि यह फैसला सरकार के दबाव में किया गया है। इमरान खान की पार्टी ने याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त को बर्खास्त करने की मांग की है, लेकिन कानूनी दांव पेच के बीच ये घटनाक्रम पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बना सकता है।
इधर दिल्ली में इस साल 1000 से ज्यादा घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। इसकी जानकारी दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने दी और बताया कि यमुना के घाटों पर छठ पूजा के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। घाटों पर टेंट से लेकर पीने के पानी की व्यवस्था तक दिल्ली सरकार करेगी। 1100 साइट्स पे, घाट्स पे बहुत बढ़िया इंतजाम के साथ लाखों लोग, यूपी और बिहार से जो लाखों लोग हैं वो छठ पूजा मनाएंगे। दिल्ली सरकार ने इस फैसले की जानकारी प्रशासन को भी दे दी है। इस बीच मुंबई की सेशंस कोर्ट ने साइबर आतंकवाद फैलाने वाले एक आरोपी को पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई। शकील अंसारी नाम के शख्स को मुंबई एटीएस ने 2014 में एक स्कूल पर आतंकी हमले की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसे मुंबई की सेशंस कोर्ट ने करीब 8 साल बाद साइबर आतंकवाद फैलाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुना दी। पहला जजमेंट है जैसा साइबर टेररिज्म के अंडर किसी को कन्विक्शन हुआ है। दावा किया गया कि शकील मुंबई के एक निजी स्कूल में आत्मघाती हमला करने की योजना बना रहा था। उधर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने दावा किया कि अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु बम गिराया तो 5 घंटे के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक नकली परमाणु हमले का मॉडल तैयार किया, लेकिन दावा किया गया कि रूस को भी हमले के गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, क्योंकि पुतिन को जवाब देने के लिए नेटो भी एटम बम चलाएगा, जिससे रूस में भी तबाही मच जाएगी। असल में हर गुजरते दिन के साथ जंग के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। पुतिन यूक्रेन के कब्जा किए हुए 4 इलाके ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क को रूस में मिला चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर किसी ने भी इन इलाकों को अलग करने की कोशिश की तो रूस हर तरीके के हथियार का इस्तेमाल करेगा। पुतिन की इस धमकी को परमाणु हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने नकली रूसी परमाणु हमले के एक मॉडल के जरिए यह दावा किया कि पुतिन के न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने के 5 घंटे के अंदर ही यूक्रेन के 3 करोड़ 4 लाख लोग मारे जाएंगे। मतलब यह कि परमाणु हमला होते ही यूक्रेन की आधी से ज्यादा आबादी एक झटके में खत्म हो जाएगी और लाखों लोग घायल हो जाएंगे। इसके साथ ही यह भी अनुमान लगाया कि अगर इस जंग में नेटो ने भी रूस पर परमाणु हमला किया तो उससे भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद यह जंग परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। पहले ही इस बात की आशंका जताई जा चुकी है कि रूस कलिनिंग्राद में तैनात अपने परमाणु हथियारों से अमेरिका और नेटो देशों पर हमला कर सकता है। यह भी दावा किया गया कि रूस फाइटर जेट, कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल और सबमरीन से नेटो के ठिकानों को निशाना बनाएगा। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मुताबिक इसके जवाब में नेटो गठबंधन लड़ाकू विमानों से 180 परमाणु बम दाग सकता है और यह सब करीब 45 मिनट तक चलेगा, जो जंग का आखिरी चरण होगा। और इस आखिरी चरण में दोनों पक्ष एक दूसरे के 30 बड़े शहरों और आर्थिक केंद्रों को परमाणु बम गिराकर तबाह करने की कोशिश करेंगे, जिसका नतीजा यह होगा कि महज 45 मिनट के अंदर 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे और हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी ही दिखाई देगी। लेकिन यह सब इतने पर ही नहीं रुकेगा, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगी और पूरी दुनिया अमेरिका और रूस की अगुवाई वाले 2 गुटों में बढ़ जाएगी। मतलब यह कि दुनिया के कई देश युद्ध की आग में झुलसने लगेंगे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस के परमाणु हमले के बाद अमेरिका को भी न्यूक्लियर अटैक करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ये नौबत अभी तक नहीं आई है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद नहीं छोड़ी तो मुमकिन है कि पुतिन यूक्रेन पर एटम बम गिरा दें। इसीलिए पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इसी वजह से नकली परमाणु हमले का मॉडल तैयार कर यह बताने की कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर अटैक से कितना नुकसान होगा और कैसे इस तबाही से बचा जा सकता है। इधर पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस ने 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि तीनों पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा के लिए काम करते थे और दिवाली से पहले देश में किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इनके पास से AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए। जानकारी के मुताबिक कई बड़े नेता इनके निशाने पर थे। इस बीच पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के गीता पर दिए एक बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। शिवराज पाटिल एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कृष्ण और अर्जुन का जिक्र करते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। श्री कृष्ण के अर्जुन को भी जिहाद की बात ही करते हैं। उनके बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। उसी तरह की भाषा कांग्रेस की तरफ से भी सुनाई पड़ रही है, जो भाषा की आपको अलकायदा से सुनाई पड़ेगी। हालांकि शिवराज पाटिल ने अपने बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया। उधर खबर है कि यूक्रेन में कहर मचा रही रूस और ईरान की जोड़ी अब आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अपना दम दिखाने की तैयारी में। सोवियत संघ का हिस्सा रहे इन दोनों दुश्मनों में अगस्त से ही खूब गर्मागर्मी चल रही है। फिलहाल रूस यूक्रेन में फंसा हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि पुतिन से दोस्ती निभाने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान का पड़ोसी ईरान उनकी जंग में कूदने की तैयारी में, ताकि ईरान अपना और पुतिन दोनों का बदला ले सके।
लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध में ईरान और रूस का दुश्मन है कौन? तो इसका जवाब है अजरबैजान। आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में अजरबैजान का पलड़ा भारी चल रहा है, लेकिन ईरान जंग की तस्वीर को बदलने की तैयारी में है। पिछले महीने तो ईरान ने अजरबैजान को खुली धमकी तक दे दी थी कि वो आर्मेनिया की जमीन का कब्जा रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान दो टूक कह चुका है कि अगर आर्मेनिया का नक्शा बदला तो वो इस जंग में कूद जाएगा। इसी हफ्ते अपनी ताकत दिखाने के लिए ईरान अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर के पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल भी कर चुका है। उस ड्रिल का मकसद अजरबैजान को चेतावनी देना था कि अगर उसने ईरान या आर्मेनिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम खतरनाक होगा। अब लग रहा है कि ईरान ने वाकई अपना फैसला कर लिया है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री आर्मेनिया पहुंचे हुए हैं। ऐसे में पूरी दुनिया को डर है कि बहुत जल्द आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान में तीसरे किरदार ईरान की एंट्री होने वाली है। मतलब अमेरिका और यूरोप लड़ाई को खत्म कराने में लगे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान और रूस आर्मेनिया में अपना पावर गेम खेलने का मन बना चुके हैं, और वो भी पूरी तैयारी के साथ। खबर है कि ईरान के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो अपना बेहद घातक शाहिद 136 ड्रोन आर्मेनिया को दे सकता है। शाहिद 136 ईरान का वो ड्रोन है जिसने यूक्रेन में कमजोर पड़ते दिख रहे पुतिन की किस्मत खोल कर रख दी है। रूस इसी ड्रोन से यूक्रेन की राजधानी कीव और निकोलेव को निशाना बना चुका है। लगभग 22 देशों ने ईरान से उसके मिलिट्री ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे अहम नाम आर्मेनिया का है। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान का जो मसला अभी शांत दिख रहा है, डर है कि वो बहुत जल्द किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह फूटेगा। लेकिन यहां सबसे हैरानी की बात ईरान का स्टैंड है। ईरान की सीमा अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों से लगती है। इस लड़ाई में वो आर्मेनिया के साथ खड़ा है। अजरबैजान से ईरान की ठनी हुई है, अजरबैजान से उसकी नहीं बनती। लेकिन यहां ही ईरान का बहुत बड़ा खेल है, ऐसा खेल जिसे कोई नहीं समझ पा रहा, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम देश है। वो शिया मुसलमानों का रहनुमा बनता है और अजरबैजान में भी शिया मुस्लिम ही बहुसंख्यक है। लेकिन फिर भी ईरान उसके साथ खड़ा न होकर आर्मेनिया से हाथ मिला बैठा है, जहां ईसाई आबादी रहती है। ईरान के अजरबैजान के खिलाफ खड़ा होने की वजह उसके साथ इजराइल का होना है। इजराइल अजरबैजान के बड़े हथियार सप्लायरों में एक है, और ईरान अजरबैजान में इजराइल की सेना की मौजूदगी का आरोप भी लगाता रहा है। अब इजराइल और ईरान का 36 का आंकड़ा है तो किसी से छिपा नहीं है। अगर ईरान का कट्टर दुश्मन उसके पड़ोस में आ धमकेगा तो ईरान को दिक्कत होगी। इधर कोलकाता में कई दिनों से शिक्षक भर्ती की मांग पर चल रहा आंदोलन उग्र हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि राज्य सरकार को रैपिड एक्शन फोर्स को उतारना पड़ा। इसके बाद तो सड़क पर ही बवाल मच गया। प्रदर्शनकारियों को हटाने पहुंची पुलिस और उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। फिर तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने में जरा भी देरी नहीं की। लेकिन शिक्षक की नौकरी की मांग करने वाले टस से मस नहीं हुए। इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया और उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। ये पूरा हंगामा कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में शिक्षक भर्ती की मांग पर सोमवार से बैठे अभ्यर्थियों को हटाने पर हुआ, जिसके बाद प्रदर्शन में कई छात्र संगठन भी शामिल हुए। तस्वीर देखिए, कह सकते हैं किलेबंदी कर ली गई है। बताया गया कि आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी 2014 में ही शिक्षक बनने के लिए जरूरी टीईटी की परीक्षा पास कर चुके थे, लेकिन लंबे वक्त बाद भी नौकरी नहीं मिलने पर उनका गुस्सा भड़क गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन और अमेरिका के बीच इसी साल जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के एडमिरल ने दावा किया कि चीन इस साल के अंत तक ताइवान पर हमला कर सकता है। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो चीन और अमेरिका के बीच भी जंग शुरू हो जाएगी और दक्षिण चीन सागर जंग का अखाड़ा बन जाएगा। आसमान में दोनों देशों की खतरनाक मिसाइलें एक दूसरे को आंखें दिखाने लगेंगी। समंदर के ऊपर चीन और अमेरिका के जंगी जहाज आपस में भिड़ जाएंगे और दोनों शक्तिशाली देशों के टकराते ही तबाही मचनी तय है, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही देशों के पास ऐसे घातक हथियार हैं जो अगर चल गए तो फिर दुश्मन का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। और अमेरिकी नौसेना के एडमिरल माइकल गिल्डे के मुताबिक ऐसा इसी साल हो सकता है, यानी चीन और अमेरिका के बीच 2 महीनों के भीतर ही युद्ध हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि चीन ताइवान पर इस साल के अंत तक हमला कर सकता है। इसी वजह से एडमिरल माइकल गिल्डे ने अमेरिकी सेना को तैयार रहने की सलाह दे दी, ताकि ताइवान पर चीन के हमले का जवाब दिया जा सके, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा वक्त से चीन ताइवान को लेकर मनमानी कर रहा है। वो जब चाह रहा है तब ताइवान के करीब मिसाइलें बरसा रहा है, अपने जंगी जहाजों से लड़ाकू विमानों को उड़ाकर ताइवान की सीमा के पास आंखें दिखा रहा है। इतना ही नहीं, वो ड्रोन से भी ताइवान पर नजर रख रहा है। पिछले 2 महीने से चीन ने ताइवान को डराने के लिए अपने कई घातक हथियारों का इस्तेमाल किया। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर उसने हमला किया तो वो बहुत ही भीषण हमला होगा, जो ताइवान को संभलने का मौका भी नहीं देगा। इसी वजह से अमेरिकी फौज को पूरी तरह तैयार रहने की नसीहत दी जा रही है,
क्योंकि माना जा रहा है कि चीन के गुस्से से ताइवान को अगर कोई बचा सकता है तो अमेरिका ही है, और वो कई बार ताइवान को यह भरोसा भी दिला चुका है कि चीन की किसी भी उकसाने वाली हरकत का तगड़ा जवाब दिया जाएगा, जिसके लिए मिसाइलों और खतरनाक हथियारों से लैस उसके कई जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर में पूरी तरह मुस्तैद हैं। और चीन के हमला करते ही वो उस पर टूट पड़ेंगे। लेकिन चीन भी ताइवान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार दिखाई दे रहा है। वो अपनी सेना की ताकत परखने के लिए लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। एक रोज पहले ही वहां से जो तस्वीरें आई, उन्होंने साफ कर दिया कि वो एक साथ ताइवान और अमेरिका दोनों को धमका रहा है। दावा किया गया कि चीन ने एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल की। इसके साथ ही कुछ दिन पहले शी जिनपिंग ने भी ताइवान पर कब्जे के लिए अपनी सेना को वहां उतारने की चेतावनी दी। ऐसे में माना जा रहा है कि एडमिरल माइकल गिल्डे की ताइवान पर चीन के हमले की आशंका सही साबित हो सकती है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद अर्धसैनिक बल के जवानों और पुलिस वालों को श्रद्धांजलि दी, जिसके लिए वो राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे, जहां अमित शाह ने देश के लिए जान देने वाले जांबाजों के बलिदान को याद किया। सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई। 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों को धूल चटाते हुए सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे, जिनकी याद में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की रेस में भारतीय मूल के ऋषि सुनक सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद ऋषि का पीएम बनना तय माना जा रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार भारतीय मूल का कोई आदमी वहां का प्रधानमंत्री बनेगा। ऋषि सुनक पूर्व पीएम लिज ट्रस के विरोधी रहे हैं। उन्होंने लिज के वादों पर पहले ही कह दिया था कि देश की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। ब्रिटेन में नया प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को चुना जाएगा। इस बीच रूस की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की कालाबाजारी हो रही है। ये वो हथियार हैं जिन्हें जंग में ज़ेलेंस्की की सेना की मदद के लिए पश्चिमी देश भेज रहे हैं। लेकिन रूस का दावा है कि वो हथियार जंग के मैदान तक पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि बीच रास्ते में ही उनकी कालाबाजारी की जा रही है। मतलब रूस का कहना है कि जंग में यूक्रेन को मदद मिलने के बजाय दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा होता जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से लगातार एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। रूस के मुताबिक उनमें काफी बड़ी संख्या में हथियार ऐसे हैं जो सैनिकों के हाथों में पहुंचने के बजाय आतंकियों, चरमपंथियों और आपराधिक समूहों के हाथ लग रहे हैं। और इसी वजह से युद्ध के बीच हथियारों की कालाबाजारी का दौर शुरू हो गया है, जो कि यूरोप के साथ पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है। क्योंकि जितने ज्यादा हथियार आतंकियों के हाथ लगेंगे, उनसे अपराध बढ़ता चला जाएगा, जो कि भविष्य में इस जंग से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रूस ने 24 फरवरी को जो जंग छेड़ी, वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा आक्रमण है। और यही वजह है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के सैनिक मजबूती से खड़े रहे और इसके लिए पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए और उसे कई तरह के हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच रूस ने दावा कर दिया कि पश्चिमी एशिया और मध्य अफ्रीका में इन हथियारों की कालाबाजारी होने लगी। हालांकि रूस की तरफ से यह नहीं बताया गया कि वो किस सबूत के आधार पर दावा ठीक ठोक रहा है, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि हथियार लेकर जा रहे नेटो के कई सैन्य जहाज आतंकियों और आपराधिक समूहों के कब्जे में हैं, जिन्हें यूक्रेन पहुंचने से पहले ही बीच रास्ते में गायब कर दिया गया। रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि नेटो के सदस्यों ने यूक्रेन को 700 तोप और 80,000 मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। साथ ही तोप के 8 लाख गोले और 9 करोड़ गोलियां भी यूक्रेन को जंग में डटे रहने के लिए भेजी गई। लेकिन रूस का दावा है कि इन हथियारों का एक बड़ा हिस्सा यूक्रेन पहुंचा ही नहीं। हालांकि इन हथियारों का इस्तेमाल कब, कहां और कैसे होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये जरूर है कि हथियारों की कालाबाजारी अगर ऐसे ही चलती रही तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से भी बदतर हालात का सामना दुनिया के सभी देशों को करना पड़ सकता है। इधर दिल्ली के पास नोएडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों और गार्ड के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि वहां 2 पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और उसी विवाद की वजह से बात इतनी बिगड़ गई कि कुछ लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी के सुरक्षा कर्मियों की पिटाई कर दी। इस मारपीट में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उन्होंने भी हाथ उठाने में देरी नहीं की। देखते ही देखते हाउसिंग सोसाइटी जंग का मैदान बन गई। एक तरफ वहां रहने वाले लोग तो दूसरी तरफ सुरक्षा गार्ड। वो एक दूसरे को वहां से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखे। हालांकि बाद में लोगों के गुस्से को देखते हुए सभी गार्ड को पीछे हटना पड़ा। बताया गया कि वहां 2 पक्षों के बीच पुराना विवाद था और उसी मुद्दे पर एक पक्ष ने गार्ड के साथ मिलकर दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठियां बरसा दी, जिसमें कुछ महिलाओं को चोटें भी आईं। उधर खबर है कि ब्लैक सी पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने अपना ताकतवर जासूसी विमान तैनात किया है, जो लगातार रूस की सीमा के इर्द गिर्द गश्त लगा रहा है। इससे पहले खबर आई थी कि ब्रिटेन ने अपना न्यूक स्निफर ब्लैक सी पर भेजा है, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पश्चिमी देशों को लगता है कि पुतिन वहां परमाणु बम गिराने वाले हैं।
और परमाणु विस्फोट के इसी डर ने ब्लैक सी को चर्चा में ला दिया। वो ब्लैक सी जिस पर रूस किसी का दखल नहीं चाहता, वो ब्लैक सी जो रूस की आर्थिक लाइफलाइन माना जाता है, वो ब्लैक सी जो अचानक तब चर्चा में आ गया जब खबर आई कि ब्रिटेन ने अपना न्यूक स्निफर वहां निगरानी के लिए भेजा है, क्योंकि पश्चिमी देशों का आरोप है कि पुतिन वहां परमाणु बम गिराने का प्लान बना रहे हैं। और अब नौबत यह आ चुकी है कि अमेरिका का जासूसी विमान भी ब्लैक सी पर नजर रख रहा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने ब्लैक सी, जिसे काला सागर भी कहते हैं, उस पर नजर रखने के लिए अपना RC-135 विमान तैनात किया है, जो इतना ताकतवर माना जाता है कि जमीन के अंदर से भी परमाणु हथियार खोज सकता है। और माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी वजह से अपने RC-135 को उस जगह तैनात किया जहां पुतिन के परमाणु बम फोड़ने की आशंका है, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा विमान नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जासूसी विमानों में एक है। RC-135 की खूबी है कि हजारों फीट की ऊंचाई से अपने हाईटेक कैमरे, रेडार और सेंसर की मदद से ये जमीन के अंदर मौजूद परमाणु हथियारों को खोज सकता है। यही नहीं, इस विमान में हवा में मौजूद रेडिएशन की छोटी से छोटी मात्रा का पता लगाने की क्षमता है, ठीक वैसे ही जिसे ब्रिटेन का न्यूक स्निफर कर सकता है। खबर है कि इसी वजह से RC-135 इन दिनों काला सागर में रूस की हवाई सीमा के नजदीक गश्त लगा रहा है, क्योंकि अगर रूस ने जमीन या समंदर कहीं भी परमाणु मिसाइल लॉन्च करने का प्लान बनाया तो यह पहले ही पता लगा लेगा कि विस्फोट होने वाला है, जिसके बाद अमेरिका को रूस को रोकने का मौका मिल जाएगा। वैसे पश्चिमी देश ये मानकर चल रहे हैं कि पुतिन ब्लैक सी में परमाणु विस्फोट जरूर करेंगे, और वहां की मीडिया ने भी खुलकर यह बात कही है और दावा किया था कि पुतिन ने ब्लैक सी में 2 बार परमाणु विस्फोट का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर प्लान कैंसिल करना पड़ा। यही नहीं, ये तक दावा किया गया कि ब्लैक सी में पुतिन तीसरी बार परमाणु परीक्षण की कोशिश करेंगे। मतलब ब्लैक सी रूस और पश्चिमी देशों के बीच दुश्मनी की एक नई वजह बन गया है। वैसे तो समंदर के इस इलाके से अमेरिका का कुछ खास लेना देना नहीं था, लेकिन यूक्रेन जंग के बाद उसने वहां दखल देना शुरू कर दिया और कुछ महीने पहले अपनी सीमा से 7000 किलोमीटर दूर काला सागर में ड्रिल की थी, और अब उसने वहां अपने जासूसी विमान भेज दिया है। अमेरिका ने यह काम ब्रिटेन के न्यूक स्निफर के काला सागर से लौटने के कुछ ही दिन बाद किया, क्योंकि ब्रिटेन ने दावा किया था कि काला सागर में रूस और ब्रिटेन का टकराव होते होते बचा, क्योंकि रूस के लड़ाकू विमानों ने ब्रिटेन के जासूसी विमान का रास्ता रोक लिया था और उस पर मिसाइलें दागी थी जो ब्रिटेन के न्यूक स्निफर के पास से गुजरी थी। खबर थी कि ब्रिटेन ने इसके बाद अमेरिका को इसकी जानकारी भी दी थी, जिसके बाद अचानक ब्लैक सी के आसमान पर हलचल तेज हो गई, क्योंकि पश्चिम को डर है कि यूक्रेन जंग में बिजी पुतिन का अगला पड़ाव ब्लैक सी होगा, क्योंकि उसमें उनकी जान बसती है और वो नहीं चाहते कि नेटो से जुड़ा कोई देश उसमें दखल दे। यूक्रेन तो बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि ब्लैक सी में पुतिन के परमाणु बम फोड़ते ही यूक्रेन पर शामत आ जाएगी, उसके गेहूं निर्यात का रास्ता बंद हो जाएगा और नेटो का उस तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यानी यूक्रेन किसी मछली की तरह जाल में फंस जाएगा और जंग के बीच मदद के लिए तड़पता रहेगा। इधर असम के कामरूप में पुलिस ने PFI से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाते, पुलिस ने सुबह सुबह उनके ठिकाने पर दबिश दे दी। दावा किया गया कि इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ ही PFI से जुड़े एक और शख्स को भी हिरासत में ले लिया। उधर अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव में पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने की तैयारी है। खास बात यह कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दीपोत्सव में शामिल होंगे और इसीलिए दीपोत्सव की तैयारी को लगभग पूरा कर लिया गया। इस बार राम की पैड़ी और सरयू नदी के 37 घाटों पर करीब 17 लाख दिए जलाए जाएंगे। 2 दिन पहले ही हमारा 80% काम लगभग पूरा है। प्रधानमंत्री मोदी के रामलला के सामने दीप जलाने के साथ ही दीपोत्सव की शुरुआत होगी। पिछले साल अयोध्या में 11 लाख दिए जलाए गए थे। इस बीच खबर है कि यूक्रेन पर कहर बरपाने के लिए एक बार फिर पुतिन ने इस्कंदर मिसाइलों की नई खेप रवाना कर दी। ये वो मिसाइलें हैं जिनके दम पर पुतिन की फौज पहले भी यूक्रेन के सैनिकों को मौत की नींद सुला चुकी है। और एक बार फिर उन्हीं मिसाइलों के शोर से यूक्रेन की सांसें थम गईं। दावा है कि पुतिन ने खुफिया तरीके से कई इस्कंदर मिसाइलें सीमा के पास तैनात की, जिन्हें दुश्मन की नजर से छिपाने के लिए उन्हें ढककर वहां तक लाया गया। इसके बाद टारगेट सेट होते ही वहां इतने जोरदार धमाके हुए कि जमीन कांप गई। ये मिसाइल हमले इतने जबरदस्त थे कि चारों तरफ धूल का गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने यूक्रेन के कई हथियार डिपो तबाह कर दिए। खबर है कि रूस के निशाने पर खास तौर पर वो अड्डे थे जहां पश्चिमी देशों से मिले हथियार थे, जिन्हें बर्बाद करने में वो कामयाब रहा। इधर बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और उमर अंसारी को उत्तर प्रदेश की मऊ कोर्ट से जमानत मिल गई। चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उनको यह राहत मिली। हालांकि इसके लिए विधायक अब्बास अंसारी और उनके भाई उमर अंसारी को अदालत में सरेंडर करना पड़ा, तब जाकर उनको जमानत मिली। भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोनों के खिलाफ मऊ पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। उधर T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मुकाबले से पहले पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लग गया।
नेट प्रैक्टिस के दौरान उसके बल्लेबाज शान मसूद के सिर पर बॉल लग गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां से आए एक वीडियो में शान प्रैक्टिस के दौरान जमीन पर गिरे नजर आए, जिनके पास कई खिलाड़ी भी मौजूद थे। इस घटना ने पाकिस्तान की चिंता बढ़ा दी, क्योंकि उसे अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को भारत के खिलाफ खेलना है। इस बीच पुतिन के निशाने पर अब उनका एक दूसरा पड़ोसी और नेटो का सदस्य नॉर्वे है। दावा है कि नॉर्वे की जासूसी कराने के लिए पुतिन ने अपने ड्रोन काम पर लगा दिए हैं और इस मामले में पुतिन के एक बेहद करीबी का बेटा ही नॉर्वे में गिरफ्तार किया गया है। खबर है कि वो नॉर्वे की हवाई सीमा में ड्रोन उड़ा रहा था। मतलब पुतिन की हिट लिस्ट में उनके खिलाफ खड़ा एक एक पड़ोसी। पुतिन बेशक यूक्रेन में उलझे हैं, लेकिन अपने हर विरोधी पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे हैं। इसलिए नॉर्वे का दावा है कि पुतिन अपने ड्रोन उसके यहां छोड़ रहे हैं। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो पुतिन के साथी और रूसी रेलवे के पूर्व अध्यक्ष व्लादिमीर यूक्रेन का बेटा है। नॉर्वे की अदालत ने उसे 2 हफ्ते की कस्टडी में भेज दिया है। बल्कि खबर है कि पिछले कुछ हफ्तों में रूस के कम से कम 7 नागरिकों को नॉर्वे की संवेदनशील जगहों में ड्रोन उड़ाने और वहां की तस्वीरें लेने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इधर दिल्ली में बीजेपी ने पटाखों पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली सरकार पटाखों पर भी राजनीति कर रही है, जिसके विरोध में बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा कार्यकर्ताओं के साथ सीएम आवास के सामने बैठ गए। औरंगजेब के बाद अरविंद केजरीवाल दूसरे शासक है जिसने पटाखे पर बैन लगाया है। वहीं केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि दिवाली के बाद बढ़ने वाले प्रदूषण की वजह से यह फैसला लिया गया। अब मुझे लगता है कि वो राजनीति का विषय नहीं है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक सभी तरह के पटाखों को बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। उधर दुश्मन देशों पर नकेल कसने के लिए भारतीय सेना ने 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमानों की खरीद तेज कर दी। इन्हें फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत स्वदेशी कंपनियों से खरीदा जाएगा, जिनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमा पर की जाएगी, ताकि सरहद पार से होने वाली हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। बताया गया कि चीन और पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की निगरानी को और सख्त करने के लिए सेना 1000 सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर और दूर से कंट्रोल होने वाले 80 छोटे विमान खरीदेगी। ये विमान दिन और रात में निगरानी करने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टारगेट का पता लगाने के लिए तैनात किए जाएंगे। दुश्मन की सही लोकेशन का पता लगाने और सही जगह पर सैनिकों को तैनात करने में भी इनसे मदद मिलेगी। इसके अलावा सेना ने 363 लॉजिस्टिक्स ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया भी तेज कर दी है, जिनकी मदद से दूर दराज के इलाकों में तैनात जवानों को जरूरी सामान पहुंचाया जा सकेगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि फिलीपींस ने रूस से हेलीकॉप्टर खरीदने के एक बड़े सौदे को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि अब फिलीपींस ने अमेरिका से डील की है, यानी उसकी वायुसेना अमेरिकी हेलीकॉप्टरों से अपनी ताकत बढ़ाएगी। असल में चीन ताइवान को जिस तरह से आंखें दिखा रहा है, उससे फिलीपींस अलर्ट हो गया है। माना जा रहा है कि इसीलिए वो अपनी सेना को वो मजबूती देना चाहता है जो चीन से भी मुकाबला कर सके। अभी फिलीपींस का पूरा जोर अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर है। वो पुराने चॉपरों को नए दमदार हेलीकॉप्टरों से रिप्लेस करना चाहता है। खबर है कि इसीलिए उसने रूस के साथ मी-17 हेलीकॉप्टरों का सौदा किया था। लेकिन रूस यूक्रेन में जंग की वजह से उसे सौदा रद्द करना पड़ा, क्योंकि फिलीपींस को डर था कि कहीं यह खरीद उसके लिए घाटे का सौदा न साबित हो जाए। क्योंकि रूस से कोई भी हथियार या हेलीकॉप्टरों को खरीदने का मतलब होता उसके साथ खड़ा होना। ऐसे में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश फिलीपींस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा सकते थे। खबर है कि इसीलिए उसने रूस के साथ सौदे को रद्द करने में ही अपनी भलाई समझी। बताया जा रहा है कि अब फिलीपींस अमेरिका से चिनूक हेलीकॉप्टर खरीद रहा है, जिसकी पहली खेप जल्द फिलीपींस पहुंचेगी। चिनूक के फिलीपींस की वायुसेना में शामिल होने से उसकी ताकत में काफी इजाफा होगा। चिनूक भारी भरकम सामान को भी काफी ऊंचाई पर आसानी से पहुंचा सकता है। अमेरिकी सेना लंबे समय से इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे और इसी वजह से सेंसेक्स 104 अंकों की बढ़त के साथ 59,307 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 12 अंक उछलकर 17,576 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में तेजी रही। उधर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी केस ट्रांसफर की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने प्रभात गुप्ता हत्याकांड केस को लखनऊ बेंच से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। 22 साल पुराने इस केस में अजय मिश्र समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। अब इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच 10 नवंबर को अंतिम सुनवाई करेगी। इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग के बीच उनके करीब के 3 देशों जॉर्जिया, अजरबैजान और तुर्की ने एक साथ मिलिट्री ड्रिल की। इनमें तुर्की और जॉर्जिया तो काला सागर के किनारे ही बसे हुए हैं, जहां तैनात अपने जंगी जहाजों से रूस यूक्रेन पर मिसाइलें बरसाता है। और इसी काला सागर के दूसरे किनारे पर बसे जॉर्जिया और तुर्की ने अजरबैजान के साथ मिलकर बड़ी ड्रिल की।
इसमें तीनों देशों की सेनाओं ने टैंक और हेलीकॉप्टर समेत कई हथियारों का इस्तेमाल किया। एक जगह तो सेना ने किसी मकान में छिपे दुश्मन को खत्म करने के लिए उसे बम से उड़ाने का अभ्यास किया, जबकि ड्रिल में लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी अपना दम दिखाया। इसके साथ ही कई विमानों से कूदे सैनिकों ने पैराशूट की मदद से जंग के मैदान में उतरने की अपनी ताकत को भी परखा। जॉर्जिया के मुताबिक तीनों देशों की सेनाओं के एक साथ आने से उनके आसपास की चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लुटेरों ने गहनों के एक कारोबारी को गोलियों से भून दिया। ये पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दो बदमाश गहनों की दुकान के मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दो लोग दुकान के अंदर गहनों के कारोबारी से बातचीत करते दिखे। इसी बीच वो कुर्सी पर बैठ गया। इसी दौरान एक ने उसे कुछ सामान उठाने को कहा। जैसे ही दुकान का मालिक सामान उठाने के लिए झुका, सामने खड़े बदमाश ने उसका सिर पकड़कर उसे काउंटर से लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने को छुड़ा लिया और पीछे हट गया। तभी दूसरे बदमाश ने पिस्तौल निकाली और दुकान के मालिक पर गोली दाग दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद को ज़ेलेंस्की की फौज से छीन लें जो रूस के कब्जे से निकल चुके हैं, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद करीब 6 महीनों में रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बीते 1.5 महीने से यूक्रेन के सैनिकों ने खैरसोन और खार्किव समेत डॉनबास के कई इलाके उसके हाथ से छीन लिए। रूसी सेना को कई शहरों से खदेड़ दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से कादिरोव ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को मिसाइलों और बमों की मार के बीच उतार दिया। मतलब यह कि पुतिन से किया वादा पूरा करने के लिए कादिरोव अपने बेटों की कुर्बानी तक देने के लिए तैयार हो गए और उन्हें उस जंग में भेज दिया जो अब खतरनाक होती जा रही है। लेकिन कादिरोव को भरोसा है कि उनके बेटे यूक्रेन की सेना को सबक सिखा देंगे, क्योंकि वो खूंखार चेचन लड़ाकों से किसी भी मामले में कम नहीं है। उन्हें बचपन से ही ऐसी सख्त ट्रेनिंग दी गई है कि जंग उनके लिए किसी खेल जैसी ही है। उन्हें चेचन लड़ाकों जैसी बेरहमी और दुश्मन पर तेजी से हमला करने के गुर सिखाए गए हैं। और जिस तरह से उनके बेटे जंग लड़ते हुए दिखाई दिए, वो किसी मजे हुए सैनिक से कम नजर नहीं आए। यही वजह है कि रमजान कादिरोव ने उन्हें युद्ध के ऐसे समय में यूक्रेन भेजा जब रूसी सेना और चेचन लड़ाकों को हौसले की जरूरत है। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन खुद वॉर फ्रंट पर पहुंच गए हैं। मतलब यह कि उन्होंने खुद जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। बताया जा रहा है इस दौरान पुतिन ने एक सैनिक की तरह बाकायदा स्नाइपर राइफल भी चलाई, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि पिछले 8 महीनों से चल रही इस जंग में यह पहला मौका है जब पुतिन ने बंदूक उठाई है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया यह दावा कर रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि पुतिन ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने के लिए परमाणु बम भी दाग सकते हैं, जिसका मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ तबाही, क्योंकि अब तक इस जंग में पुतिन को जैसी उम्मीद थी वैसी कामयाबी नहीं मिल पाई है। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर परमाणु मिसाइल चला सकते हैं। असल में 8 महीनों से चल रही इस जंग में यूक्रेन की रक्षा के लिए रूस के आगे अमेरिकी और दूसरे पश्चिमी देश ढाल बनकर खड़े हैं। नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन रूस को न सिर्फ चुनौती दे रहा है, बल्कि उस पर जोरदार पलटवार भी कर रहा है। और दावा यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना के ताकतवर हमलों के सामने पुतिन के सैनिक घुटने टेक रहे हैं। खैरसोन में तो यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज को नाको चने चबवा दिए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसोन के ज्यादातर इलाकों पर ज़ेलेंस्की की सेना ने फिर से कब्जा जमा लिया है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन बेचैन है। उन्हें ये डर सताने लगा है कि कहीं खैरसोन उनके हाथ से निकल न जाए, और दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने जंग के मैदान में मोर्चा संभाल लिया। और इसके जरिए उन्होंने न सिर्फ रूसी सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि ज़ेलेंस्की के हार मानने तक उनका सैन्य अभियान रुकने वाला नहीं है। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो की तमाम चेतावनियों के बाद भी पुतिन जंग से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है और अपनी सेना को अब तक का सबसे भीषण हमला बोलने के लिए तैयार कर रहे हैं। इसीलिए जंग में अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए पुतिन रूस के रिजाइन प्रांत में मौजूद एक ट्रेनिंग कैंप में पहुंच गए। इस कैंप में यूक्रेन की जंग में भेजने के लिए बड़ी संख्या में सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें पुतिन एक सैनिक की तरह स्नाइपर राइफल पर अपना हाथ आजमाते दिखे। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री सिर्गेई शोइगु भी नजर आए। राइफल चलाने के बाद सेना का हौसला बढ़ाने के लिए पुतिन ने वहाँ मौजूद सैनिकों से बातचीत भी की। और उनके इस दौरे के बाद पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में कई मोर्चों पर मिल रही हार से बौखलाए पुतिन ने अपनी सेना को वहां तबाही मचाने की खुली छूट दे दी है। 2 दिन पहले ही उन्होंने यूक्रेन के कब्जे वाले 4 इलाकों में मार्शल लॉ का ऐलान किया था, जिसका मतलब यह है कि जापोरिजिया, खैरसोन, डोनेस्क और लुहांस्क की रक्षा के लिए पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं।
क्योंकि यूक्रेन के इन चारों इलाकों को रूस में शामिल करने के बाद पुतिन ने ये धमकी दी थी कि वो इनको रूस के दूसरे इलाकों की तरह ही सुरक्षा देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें एटम बम ही क्यों न दागना पड़े। मार्शल लॉ का ऐलान करने के 2 दिन बाद पुतिन ने जंग के लिए भर्ती किए जा रहे सैनिकों के ट्रेनिंग कैंप का दौरा किया। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में कई जगहों पर मिली हार के बाद रूस नए सिरे से अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। और पुतिन का इस ट्रेनिंग कैंप का दौरा करना भी उसी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि रूस यूक्रेन की जंग में भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने में जुटा है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन का यह फैसला रूस के लोगों की जान का दुश्मन बन गया है, क्योंकि रूस की सेना बिना लोगों को ट्रेनिंग दिए ही जंग में झोंक रही है। इसके पीछे पश्चिमी मीडिया की दलील यह है कि पुतिन किसी भी कीमत पर जंग का मैदान नहीं छोड़ना चाहते हैं और जमे रहने के लिए उन्हें ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इसी वजह से रूस के लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा है। हालांकि इस फैसले का रूस में जबरदस्त विरोध भी हुआ। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि रूस जवानों को महज 11 दिन की ट्रेनिंग देकर युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर रहा है। आरोप ये भी लगाए गए कि रूस ने जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए हैं वहां सैनिकों को सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि उन्हें खाना और बिस्तर तक नहीं दिया जा रहा। दावा तो ये तक किया गया कि फौज में शामिल होने वाले लोगों को शहर के बाहर खंडहर में रुकवाया गया। हालांकि रूस ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उसका कहना है कि यूक्रेन में उसके 2 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं जो जंग खत्म करके ही लौटेंगे। इसके अलावा कुछ रोज पहले ही पुतिन करीब 9000 सैनिकों को बेलारूस भेज चुके हैं, जिन्हें यूक्रेन से लगने वाले बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसीलिए पूरी दुनिया इस बात से डरी हुई है कि अब यूक्रेन का क्या होगा। आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर बहुत बड़ी मुसीबत टूटने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि जंग में पुतिन यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक का इरादा पक्का कर चुके हैं। सिर्फ इरादा ही नहीं, बल्कि यूक्रेन जंग के हालात जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे ही पुतिन की परमाणु हमले की तैयारी पूरी होगी, वो एटम बम का बटन दबा देंगे और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका सीधे सीधे इस जंग में कूद पड़ेगा, जो पुतिन के परमाणु हमले का जवाब न्यूक्लियर अटैक से देगा, जिसका मतलब होगा तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। इस बीच चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने पुतिन से वफादारी निभाने के लिए अपने 3 बेटों को ही जंग में उतार दिया। कादिरोव ने खुद एक वीडियो जारी किया जिसमें उनके बेटे यूक्रेन की सेना से भिड़ते नजर आए और उन्होंने खतरनाक हथियारों से ज़ेलेंस्की की फौज पर ताबड़तोड़ वार किए। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें यह तो नहीं पता चल पाया कि उनके बेटे यूक्रेन के किस इलाके में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें वो पूरी ताकत से यूक्रेन की सेना पर वार करते दिखाई दिए। इस दौरान कादिरोव के 3 नाबालिग बेटों के साथ कई दूसरे चेचन लड़ाके भी वहां मौजूद नजर आए। वो सभी कादिरोव के बेटों का हौसला बढ़ाते दिखे। तभी उनके एक बेटे ने अपने कंधों पर लॉन्चर रखा और उसे दाग दिया। इसके कुछ देर बाद ठीक उसी तरह एक दूसरा रॉकेट छोड़ दिया गया। इस बीच वहां सामने की तरफ से भी भारी गोलाबारी जारी रही, जिससे बचने के लिए उन्होंने वहां बनाए गए गड्ढे का सहारा लिया और उसी में छिपकर कादिरोव के 3 बेटों और चेचन लड़ाकों ने कई घंटों तक मोर्चा संभाले रखा। 3 रोज पहले ही कादिरोव ने अपने 3 बेटों को यूक्रेन भेजा था। दावा किया था कि वो जल्द ही जंग में उतरेंगे ताकि चेचन लड़ाके उनकी मौजूदगी में यूक्रेन की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े और उन इलाकों को ज़ेलेंस्की की फौज से छीन लें जो रूस के कब्जे से निकल चुके हैं, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद करीब 6 महीनों में रूस ने यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन बीते 1.5 महीने से यूक्रेन के सैनिकों ने ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने बेलारूस में 15,000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए हैं जो वहां से यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। ब्रिटेन का दावा है कि पुतिन बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जा करने का प्लान बना रहे हैं और बेलारूस की मदद करना सिर्फ एक बहाना है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले जानकारी दी थी कि बेलारूस और रूस जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बना रहे हैं जो वहां के पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात होने वाली है, क्योंकि उन्हें डर है कि नेटो उन पर हमला कर सकता है। लेकिन ब्रिटेन का कहना है कि यह सब पुतिन का प्लान है और वो बेलारूस की आड़ में यूक्रेन में कुछ खतरनाक खेल खेलने वाले हैं, जिससे उन्हें वो हासिल हो जाएगा जो पिछले 8 महीने की जंग में नहीं हुआ। बेलारूस वो देश है जो यूक्रेन जंग में शुरू से रूस के साथ खड़ा है। रूस की सेना ने बेलारूस को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया था और यूक्रेन जंग में एक बार फिर बेलारूस की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि कीव पर मिसाइलें बरसाने वाले पुतिन कुछ नया करने के मूड में है। ब्रिटेन तो यही सोच रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि पुतिन यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर बमबारी करके नहीं रुकने वाले। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो यह तक दावा कर दिया कि बेलारूस की आड़ में पुतिन दुनिया में भ्रम फैला रहे हैं और बेलारूस और रूस का जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बनाना एक छलावा है, क्योंकि रूस चाहता है कि यूक्रेन अपने उत्तरी इलाके में सुरक्षा घटा दे। क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने दावा किया था कि वो रूस की मदद नेटो से निपटने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि टेंशन इतनी बढ़ गई कि बेलारूस और रूस की जॉइंट मिलिट्री टास्क फोर्स बेलारूस के पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात करनी पड़ेगी। बेलारूस ने जानकारी दी थी कि दोनों देशों की इस जॉइंट मिलिट्री फोर्स में
करीब 70,000 सैनिक होंगे, जिनमें 15,000 सैनिक रूस के होंगे। लेकिन ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह सब सिर्फ कहने के लिए, क्योंकि असली प्लान यूक्रेन के उत्तरी बॉर्डर पर सुरक्षा को कम करना है और उसी वजह से रूस के हजारों सैनिक बेलारूस पहुंचे हैं और उनकी संख्या 15,000 से कहीं ज्यादा है। ब्रिटेन का दावा है कि यूक्रेन के उत्तरी बॉर्डर पर जैसे ही सुरक्षा कम होगी, रूस के सैनिक वहां से यूक्रेन में दाखिल होंगे और सीधा कीव को टारगेट करेंगे, क्योंकि बेलारूस के बॉर्डर से कीव महज 225 किलोमीटर ही दूर है। यानी पुतिन कुछ बड़ा और खतरनाक कर सकते हैं। ब्रिटेन ने तो यही डर जताया, क्योंकि उसे लग रहा है कि बेलारूस की नेटो देशों से टेंशन वाली बात सिर्फ दिखावा है और उसका असली मकसद रूस की मदद करना है, ताकि यूक्रेन की राजधानी पुतिन के पंजे में आ जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कीव लगातार पुतिन की मिसाइलों के निशाने पर है। वहीं मिसाइल और रॉकेट अटैक हुआ है, ड्रोन से भी बम बरसाए गए। कई इलाकों में तो कुछ सेकंड के अंतर पर 2-2 मिसाइलें गिरी, जिसका नतीजा कीव की सड़कों पर दिखा, जहां दूर दूर तक जलती गाड़ियां और खंडहर में बदल चुकी इमारतें नजर आईं। और अब तो हालत यह है कि वहां कभी भी और कहीं से भी हवाई अटैक हो रहा है। मिसाइलें मौत बनकर बरस रही हैं और लोग दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि पुतिन कब रुकेंगे या कभी रुकेंगे भी या नहीं। 24 फरवरी की जंग के बाद पुतिन की सेना कीव छोड़ चुकी थी, जिससे वहां के लोगों ने चैन की सांस ली थी। लेकिन इस बार पुतिन कुछ ऐसा खेल खेलने वाले हैं जिसमें उन्हें हराना ज़ेलेंस्की के लिए कठिन होगा, क्योंकि 8 महीने से जंग लड़ रही उनकी सेना के पास हथियारों की कमी है। कीव और यूक्रेन के कई पावर प्लांट उड़ाकर भी रूस ने उनकी कमर तोड़ दी है और इस माहौल में पुतिन के लिए कीव पर कब्जा करना सबसे आसान होगा। कहा जा रहा है कि पुतिन ने इसी वजह से अपने जिगरी दोस्त अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मदद ली है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन जंग के पहले दिन से पुतिन का साथ दे रहा है। एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब उसने रूस का साथ छोड़ा हो। वैसे बेलारूस की सेना बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, उसके पास केवल 50,000 सैनिकों वाली सेना है। उसके पास बहुत अच्छे हथियार भी नहीं है, क्योंकि करीब 30 साल से बेलारूस ने कोई जंग ही नहीं लड़ी। लेकिन खबर है कि रूस बेलारूस के लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियारों से लैस करने का प्लान बना रहा है और बेलारूस के Su-25 एयरक्राफ्ट को इस काबिल बनाएगा कि वो परमाणु मिसाइलें दाग सकेंगे। यानी पुतिन अकेले नहीं, बल्कि बेलारूस के सैनिकों और हथियारों के साथ कीव पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इससे पहले अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन पर आरोप लगाया था कि वो बेलारूस पर हमला करने वाला है और वहां वैसी ही तबाही मचाने की कोशिश करेगा जैसी यूक्रेन में हुई थी। इतना ही नहीं, लुकाशेंको ने यहाँ तक कह दिया कि यूक्रेन का साथ लिथुआनिया और पोलैंड देंगे। ये दोनों ही देश नाटो का हिस्सा हैं। बेलारूस ने दलील दी कि इन तीनों देशों की सेना के सामने उनके 50,000 सैनिक कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें रूस से मदद मांगनी पड़ी। एक वीडियो भी आया था जिसे बेलारूस ने जारी किया था, जिसमें ट्रेनों में भर भर कर रूस की सेना की गाड़ियां बेलारूस पहुंचती दिखी। यानी पश्चिम कुछ कह रहा है और रूस और बेलारूस कुछ और। लेकिन यह पक्का है कि यूक्रेन जंग में बेलारूस का रोल बढ़ गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहां पुतिन परमाणु हथियार भी तैनात कर सकते हैं और अपने सैनिक भी भेज सकते हैं। मतलब इस बात का चांस बढ़ गया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव जलती रहेगी, क्योंकि पुतिन ठान चुके हैं कि वो वहां तबाही जारी रखेंगे। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां लुटेरों ने गहनों के एक कारोबारी को गोलियों से भून दिया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें 2 बदमाश गहनों की दुकान के मालिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग दुकान के अंदर गहनों के कारोबारी से बातचीत करते दिखे। इसी बीच वो कुर्सी पर बैठ गया। इसी दौरान एक ने उसे कुछ सामान उठाने को कहा। जैसे ही दुकान का मालिक सामान उठाने के लिए झुका, सामने खड़े बदमाश ने उसका सिर पकड़कर उसे काउंटर से लड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने को छुड़ा लिया और पीछे हट गया। तभी दूसरे बदमाश ने पिस्तौल निकाली और दुकान के मालिक पर गोली दाग दी। हालांकि इस दौरान उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे ताबड़तोड़ फायरिंग करते रहे, जिसकी वजह से वो वहीं गिर गया। इसके बाद लुटेरे पैसे और गहने लेकर वहां से फरार हो गए। ये बाइक से यहाँ से भागे। बाइक को रायपुर में जब्त कर लिया गया है। बाद में गहनों के कारोबारी की अस्पताल में मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। इस बीच ईरान की तरफ से यूक्रेन युद्ध में तबाही मचाने वाले कुछ हथियारों का नया वीडियो जारी किया गया, जिसके जरिए उसने उन हथियारों को दिखाया जिन्हें हाल ही में ईरान की सेना ने अपने बेड़े में शामिल किया है, जो ईरान के पास पहले से मौजूद हथियारों से ज्यादा घातक है। सामने आए वीडियो में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में तबाही मचाने वाले शाहिद 136 ड्रोन का अपग्रेडेड वर्जन दिखा, जो दुश्मन को धूल चटाने के लिए पहले से ज्यादा खतरनाक है। साथ ही वीडियो में मीडियम रेंज की घातक मिसाइलें भी दिखाई गईं, जो 3000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को आसानी से मार गिरा सकती हैं। ईरान के सैन्य अफसरों की मौजूदगी में इन मिसाइलों को दागा गया, जिन पर कंट्रोल रूम के जरिए लगातार नजर रखी गई।
ईरान ने वीडियो जारी कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और यह दिखा दिया कि उसके पास घातक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन भरपूर मात्रा में हैं और वो जब चाहे दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। इधर रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर 786 ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का ऐलान किया। त्योहारों पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया, जिससे ट्रेनों में ज्यादा भीड़ न हो और यात्री आराम से सफर कर सकें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेनों की जानकारी देने और दूसरी सुविधाओं का अलग से इंतजाम किया गया। FOPs बने हुए, जो फुटओवर ब्रिजेस बने हुए हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, उस पर भी नजर रखी जाती है। वहीं भीड़ से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बल की तैनाती को भी बढ़ाया गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली से 3 दिन पहले केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूरे विधि विधान से पूजा की। इस दौरान पीएम हिमाचली टोपी और खास पोशाक चोला डोरा पहने नजर आए। केदारनाथ के बाद प्रधानमंत्री ने बद्रीनाथ मंदिर में भी पूजा की। इसके बाद वो उत्तराखंड के आखिरी गांव माणा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने वहां की संसद को बता दिया कि तुर्की में नेचुरल गैस का इंटरनेशनल हब बनाया जाएगा। उनके ऐलान के साथ ही रूस की गैस तुर्की के रास्ते यूरोप तक पहुंचाने वाली योजना पर भी मोहर लग गई और ये तय हो गया कि यूरोप तक गैस तुर्की के रास्ते ही पहुंचाई जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप एर्दोआन अब तक इस मामले पर कुछ भी खुलकर नहीं बोल रहे थे। पूरी योजना केवल पुतिन और एर्दोआन के बीच गुपचुप तरीके से चल रही थी। पहले पुतिन की गैस पर यूरोप ने बैन लगाया, अब वही गैस तुर्की के रास्ते खरीदने पर सहमति भी जता दी, लेकिन लॉटरी लग गई तुर्की की। यूरोप के देशों तक पहुंचने वाली गैस की डील रूस के साथ थी। पूरा सौदा केवल रूस और यूरोप के बीच था, लेकिन दोनों के बीच में अब तुर्की भी आ गया। तुर्की में नेचुरल गैस का इतना बड़ा इंटरनेशनल हब बनेगा कि उसकी अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे। पूरे यूरोप तक जाने वाली गैस का रास्ता तुर्की से होकर गुजरेगा, जिसके लिए नए सिरे से एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें समुद्री जहाजों की ही मदद नहीं ली जाएगी, बल्कि कुछ नई पाइपलाइन भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि पहले जो पाइपलाइन रूस की गैस को यूरोप तक पहुंचाने के लिए बनाई गई थी वो बाल्टिक सागर में थी, नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन। अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन का इस्तेमाल दोबारा गैस पहुंचाने के लिए नहीं होगा। अब रूस की गैस पहले तुर्की पहुंचेगी। तुर्की के साथ रूस की कोई जमीनी सीमा नहीं लगती। दोनों देशों के बीच काला सागर है, इसलिए माना जा रहा है कि समुद्र के रास्ते नेचुरल गैस रूस से तुर्की तक पहुंचाई जाएगी। या तो इसके लिए बड़े पैमाने पर समुद्री जहाजों का इस्तेमाल होगा या बहुत बड़ी क्षमता वाली एक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। तुर्की की जमीनी सीमा बुल्गारिया और ग्रीस से जुड़ती है। मुमकिन है कि इसी रूट का इस्तेमाल करते हुए रूस की गैस को तुर्की यूरोप तक पहुंचाए, लेकिन माना जा रहा है कि काला सागर में कुछ बड़ी पाइपलाइन बिछाकर यूक्रेन के रास्ते भी गैस यूरोप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि यूक्रेन के जरिए गैस की कई पाइपलाइन यूरोप तक पहुंचती हैं। पहले ये पाइपलाइन रूस से सीधा यूरोप तक पहुंचती थी, लेकिन अब तुर्की इनका इस्तेमाल कर सकता है। मतलब ये कि गैस की सप्लाई का यूक्रेन के रास्ते जाने वाला जो नेटवर्क पहले से चल रहा था, उसमें मामूली बदलाव किया जाएगा। तुर्की से गैस की नई पाइपलाइन बिछाकर उसी पाइपलाइन से जोड़ी जाएगी जो यूक्रेन में पहले से बिछी हुई है। ऐसा करने से यूरोप के देशों को तकनीकी ढांचे पर कोई नया खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह भी साफ हो जाएगा कि जिस तरह से वो जंग से पहले रूस की गैस का इस्तेमाल करते रहे हैं, ठीक वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। हालांकि यूरोप के देश अभी इससे जुड़ी योजनाओं पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि अब तक जंग की वजह से पुतिन पर सख्त बैन लगाने वाला यूरोप इस वक्त बुरी तरह लाचार है। लाख कोशिश के बावजूद यूरोप रूस की गैस का विकल्प खोजने में कामयाब नहीं हो पाया। इसीलिए उसने जंग के बीच ही पुतिन की गैस फिर से खरीदने के प्लान पर सहमति जता दी। वही गैस जो यूरोप जंग से पहले खरीद रहा था, वही गैस वो जंग के बाद खरीदेगा। कुछ बदलेगा तो केवल गैस के पहुंचने का रूट। लेकिन यह भी साफ हो गया कि यूक्रेन जंग के बाद से नेटो में भी भारी विरोध है। नेटो के सदस्य अपने अपने फायदे के बारे में सोचने में लगे हैं। तुर्की शुरू से इस जंग में पुतिन का साथ दे रहा है, बल्कि अब तो पुतिन की गैस के बूते तुर्की ने नया उद्योग लगाने पर काम शुरू कर दिया है, जिसका मतलब यह है कि तुर्की के लिए इस जंग में केवल उसका अपना फायदा अहम है। इधर भड़काऊ भाषण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की सरकारों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने तीनों राज्यों से ऐसे भाषण देने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी और ये निर्देश दिया कि ऐसे नफरती भाषणों के मामलों में राज्य सरकारें शिकायत का इंतजार न करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हेट स्पीच के किसी भी मामले में लापरवाही की गई तो उसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। उधर पंजाब के मोहाली में पुलिस मुख्यालय पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश सामने आई। दावा है कि वहां पुलिस के दफ्तरों पर दोबारा हमले की प्लानिंग की गई थी, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी लांडा शामिल था। पुलिस का दावा है कि लांडा ने पाकिस्तान के रास्ते ड्रोन से एक असॉल्ट राइफल और कुछ कारतूस पंजाब भेजे थे। बताया गया कि उन हथियारों के जरिए पंजाब पुलिस के बड़े अधिकारियों और पुलिस के दफ्तरों को निशाना बनाने की साजिश रची गई थी, लेकिन उनकी साजिश पहले ही नाकाम कर दी गई।
इस बीच चीन ने दावा किया कि वो एक ऐसा हाईटेक हथियार बनाने जा रहा है जो आसमान में हवाई जहाज जितनी ऊंचाई पर उड़ भी सकता है और किसी पनडुब्बी की तरह समंदर की गहराई में भी जा सकता है। मतलब चीन का यह हथियार 2 in 1 है, क्योंकि वो एक मिसाइल भी है और पानी में चलने वाला बम टॉर्पीडो भी, जिससे चीन के दुश्मनों का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। दुश्मन जहां भी छिपा बैठा हो, चीन का यह हथियार उसे ढूंढकर मार गिराएगा, फिर चाहे उसके लिए आसमान का सीना चीरना हो या गहरे समंदर में गोता लगाना हो। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का यह नया हथियार एक मिसाइल ही है, लेकिन ऐसी मिसाइल जो पानी को छूते ही एक अल्ट्रा फास्ट टॉर्पीडो का अवतार ले लेगी। चीन के वैज्ञानिकों का कहना है कि आवाज की रफ्तार से 2.5 गुना तेज उड़ने वाली उनकी मिसाइल समंदर में खड़े बड़े से बड़े जंगी जहाजों को डुबा देने का दम रखने वाली होगी। इधर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मिट्टी के टीले के मलबे में दबकर एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर हालत में होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया। एक बच्चे को तो जो है हेड इंजरी हो गई है। बताया गया कि बच्चों के खेलते वक्त मिट्टी का टीला भरभरा कर ढह गया और बच्चे उसकी चपेट में आ गए। उधर धनतेरस से पहले दिल्ली को गुरुग्राम से जोड़ने वाले हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैम की वजह से कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखी। जैम की वजह से सड़क पर गाड़ियां चलने के बजाय रेंगती नजर आई। इस बीच उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की मिसाइलों के जवाब में अमेरिका ने अपने महाविनाशक बॉमर उतार दिए। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि प्रशांत महासागर में मौजूद उसके सबसे बड़े सैन्य अड्डे गुआम में इन बॉमर को उतारा गया, ताकि किम को उनके मिसाइल परीक्षणों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। यही वजह रही कि अमेरिका ने गुआम में अपने कई बॉमर तैनात कर दिए और ऐसा करके किम जोंग उन को यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका उसे जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। और इसीलिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में मौजूद अपने सबसे बड़े सैन्य अड्डे में सुपरसोनिक B-1 बॉमर तैनात किए, जिन्हें कुछ घंटे के नोटिस पर दुनिया में कहीं भी मिशन के लिए भेजा जा सकता है। ये बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और सीरिया में अमेरिका इन बॉमर का इस्तेमाल कर चुका है, इसलिए जाहिर है अमेरिका ने अपने महाविनाशक बॉमर को गुआम में तैनात करके किम को यह बताना शुरू कर दिया है कि न्यूक्लियर बॉमर वाली सबसे खतरनाक ताकत अमेरिका के पास ही है। और इसी के साथ बाइडेन ने किम जोंग उन को मिसाइल टेस्टिंग पर लगाम लगाने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि इस साल उत्तर कोरिया ने सबसे ज्यादा मिसाइल परीक्षण किए और वो लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों को दागकर पूरी दुनिया को चौंका चुका है। यही नहीं, बीते दिनों उत्तर कोरिया के लंबी दूरी तक वार करने वाली 2 मिसाइलों का परीक्षण करने की खबरें भी सामने आई थी। दावा किया गया कि जो मिसाइलें किम ने दागी उनमें परमाणु हथियार भी फिट किए जा सकते हैं और ऐसी मिसाइलों के परीक्षण के बाद ही ये आशंका जताई जाने लगी कि किम परमाणु हमले की तैयारी में जुट गए हैं। और वो भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की राह पकड़ सकते हैं, क्योंकि पुतिन की ही तरह वो भी अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। दक्षिण कोरिया और जापान के साथ मिलकर मिलिट्री ड्रिल करने से अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव चरम पर है। इसलिए इस हफ्ते अमेरिका ने गुआम में अपने सुपरसोनिक B-1 बॉमर उतारने का फैसला लिया, ताकि वो जब चाहे उत्तर कोरिया को जवाब दे सके। पेंटागन की तरफ से कहा गया है कि गुआम में इन बॉमर की मौजूदगी ये दिखाती है कि अमेरिका पूरी दुनिया में कभी भी तबाही मचा सकता है। साथ ही B-1 बॉमर की तैनाती ने किम को यह भी समझा दिया कि अमेरिका दक्षिण कोरिया और जापान के साथ खड़ा है। इससे पहले जून में भी अमेरिका ने सुपरसोनिक B-1 बॉमर को तैनात किया था, क्योंकि तब किम के परमाणु परीक्षण करने की खबरें थी। इधर हरियाणा के रोहतक में कुछ नशा तस्करों के अवैध तरीके से बने मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोप है कि नशे का कारोबार कर रहे इन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर वहां अपने मकान बना लिए थे, जिन्हें प्रशासन की टीम ने एक एक कर जमींदोज कर दिया, जिसके बाद उन मकानों में रहने वाले लोगों में चीख पुकार मच गई। लेकिन प्रशासन की टीम रुकी नहीं और खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से नशा तस्करों के मकानों को एक एक कर ढहा दिया गया। रोहतक नगर निगम के मुताबिक इन लोगों को सरकारी जमीन पर किए कब्जे से हटने का नोटिस दिया गया था, लेकिन जब वो नहीं माने तो ये कार्रवाई की गई। 11 मकानों को नोटिस दिए गए हैं, तो ये स्टेजेस में चलेगा। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर नशे का कारोबार करने वाले इन लोगों ने मकान बना लिए हैं वो पुरातत्व विभाग की है। उधर खबर है कि यूक्रेन की बत्ती गुल करने के बाद पुतिन वहां इंटरनेट और मोबाइल ठप करने का प्लान बना रहे हैं और उनका अगला हमला यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम पर होगा। पुतिन की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट बर्बाद कर दिए हैं और बर्बादी का यह सिलसिला अब भी जारी है। पुतिन चुन चुन कर उन जगहों पर बम बरसा रहे हैं जहां से यूक्रेन में बिजली आती है।
30% पावर प्लांट तो वो बर्बाद भी कर चुके हैं, जिनकी मरम्मत सर्दियों से पहले नामुमकिन लग रही है। और अब खबर है कि पुतिन यूक्रेन में इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल जैम करने का प्लान बना रहे हैं और उनका अगला निशाना यूक्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। खबर है कि कीव, खार्किव, नीप्रो और जतोमर में तो डैमेज शुरू भी हो चुका है, क्योंकि वहां रात भर मिसाइलें बरसी और पुतिन ने बिना रुके हर उस जगह अटैक किया जहां से इंटरनेट चलता है या फिर मोबाइल का सिग्नल आता है। यानी यूक्रेन में अंधेरा ही नहीं छाने वाला, बल्कि उसका दुनिया से संपर्क टूट सकता है, क्योंकि अगर मोबाइल और इंटरनेट नहीं चलेगा तो यूक्रेन दुनिया तक अपनी बात कैसे पहुंचाएगा। मतलब पुतिन का प्लान सही दिशा में काम कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने इंटरनेट के जरिए ही उन्हें विलन बनाया, बड़े बड़े दावे किए, आरोप लगाया कि पुतिन ने यूक्रेन में नरसंहार किया। ये तक दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन में खुलेआम कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन अब पुतिन यूक्रेन का प्रोपेगेंडा नहीं फैलने देना चाहते। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनका टारगेट यूक्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो पहले ही बत्ती गुल होने से कमजोर पड़ चुका है और मिसाइलें गिरने के बाद तो उसके चिथड़े ही उड़ जाएंगे। इस बीच मेक्सिको से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां तेज रफ्तार से भागती एक ट्रेन तेल के टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद पूरी की पूरी ट्रेन लपटों में घिर गई। वहां से आए एक वीडियो में जलती हुई ट्रेन शहर के बीच से गुजरती नजर आई, जिसे देखने वालों के होश उड़ गए। एक शख्स तो ट्रेन को देखते ही कार में मौजूद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से भागता नजर आया। वहीं एक दूसरे वीडियो में अग्वस्कलिंतिस के कई घर भी सुलगते दिखे। दावा किया गया कि जहां जहां से ये ट्रेन गुजरी, आसपास के घरों को भी राख करती गई। जानकारी के मुताबिक ट्रेन की टक्कर एक तेल के टैंकर से हुई, जिसके बाद उसमें भयंकर आग लग गई। वहीं इससे निकलने वाले काले धुएं ने कई घंटों तक सारे शहर पर अपना कब्जा जमाए रखा। इधर दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि आग लगी कैसे, लेकिन अंदर रखे सिलेंडर फटने के बाद यह इतनी तेजी से फैली कि काबू करना मुश्किल हो गया। दमकल की 14 गाड़ियां बुलानी पड़ी, तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। बताया गया कि बैंक्वेट हॉल में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख हो गया। उधर कच्चे तेल के मुद्दे पर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच भड़के विवाद में तुर्की भी कूद पड़ा। तुर्की ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सऊदी अरब को धमकाना बंद कर दे, जिसके बाद यह साफ हो गया कि तेल के खेल में तुर्की पूरी तरह रूस के साथ खड़ा है, क्योंकि रूस के साथ सऊदी अरब की दोस्ती ही अमेरिका को अब तक चुभ रही थी। बाइडेन ने धमकी दी थी कि सऊदी अरब को पुतिन से दोस्ती निभाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी सऊदी अरब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था, लेकिन अब तो बाइडेन अपने ही फैसले पर बुरी तरह घिरते दिख रहे हैं, क्योंकि इस बार सऊदी अरब के समर्थन में जो मुल्क आया है वो नेटो का सदस्य है। अगर नेटो के सदस्य देश को अमेरिका ने धमकाने की कोशिश की तो और बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। नेटो में अगर बवाल हुआ तो पुतिन की गेंदबाजी पर बाइडेन हिट विकेट हो जाएंगे। पूरा झगड़ा तेल की कीमत से जुड़ा है। तेल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस में रूस और सऊदी अरब का दबदबा है और पिछले हफ्ते हुई ओपेक प्लस देशों की बैठक में तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया गया था। तेल का उत्पादन कम होने से तेल की कीमतें बढ़ना तय हो गया, जिसका सीधा फायदा रूस को मिलेगा। रूस की पूरी कोशिश तेल और गैस की कीमतों को ऊपर रखने की है, ताकि यूक्रेन में चल रही जंग का खर्च वो आसानी से निकाल पाए। लेकिन महंगे तेल का मतलब महंगा पेट्रोल और महंगा डीजल भी है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़नी तय है। बाइडेन इसलिए परेशान हैं क्योंकि अगले महीने उन्हें मिड टर्म इलेक्शन का सामना करना है और लोगों पर बढ़ा महंगाई का बोझ उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसीलिए सऊदी अरब पर बाइडेन बुरी तरह से भड़के हुए हैं। लेकिन सऊदी अरब और अमेरिका के विवाद में तुर्की की एंट्री ने विवाद का रुख पलट कर रख दिया। माना जा रहा है कि तुर्की की एक खुल्लम खुल्ला बगावत बाइडेन के लिए नई मुश्किलें खड़ी करने वाली है। इधर अयोध्या में दिवाली के जश्न के लिए होने वाले लेजर शो की रिहर्सल की गई। वहां दिवाली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी दीपोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचने वाले हैं, जो राम की पैड़ी पर होने वाले भव्य लेजर शो का भी हिस्सा बनेंगे। सरयू नदी के किनारे होने वाले इस लेजर शो के जरिए रामायण की कथा सुनाई जाएगी, जिसकी फाइनल रिहर्सल को देखने के लिए वहां बहुत से लोग इकट्ठा हुए। इसके अलावा दीपोत्सव कार्यक्रम में वहां लाखों दिए भी जलाए जाएंगे, जो सरयू के तटों पर सजे नजर आए। इस बीच ईरान ने अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन जैसा आत्मघाती ड्रोन बना लिया। ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 इस समय यूक्रेन पर कहर बनकर टूट रहा है, क्योंकि उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन में धड़ाधड़ धमाके कर रहा है। ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 ने यूक्रेन में ऐसा तांडव किया कि इमारतें उड़ गईं। इस ड्रोन ने दिन हो या रात हर समय यूक्रेन को टेंशन दी। और अब ईरान एक और आत्मघाती ड्रोन लाया है, जिसका नाम है मिराज 521, जिससे ईरान की सेना ने युद्ध अभ्यास किया। जानकार मानते हैं कि मिराज 521 अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन जैसा है, यानी ये भी आत्मघाती है और घूमते हुए जाता है और टारगेट को उड़ा देता है। मतलब यूक्रेन जंग में रूस के नए साथी के पास वैसा ही खतरनाक ड्रोन है जैसा अमेरिका के पास है। अमेरिका के स्विच ब्लेड ड्रोन ने यूक्रेन की सेना का खूब साथ दिया है।
और यूक्रेन के सैनिकों ने इनकी मदद से रूस की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब यूक्रेन के साथ भी वही हो रहा है, क्योंकि ईरान ने अपना आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 रूस को दिया है, जिसने यूक्रेन के पसीने छुड़ा दिए हैं। और अब ईरान ने एक और आत्मघाती ड्रोन बना लिया है और दावा किया गया कि वो पहले वाले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है, क्योंकि मिराज 521 में कई ऐसी खूबियां हैं जो स्विच ब्लेड ड्रोन जैसी हैं, क्योंकि ये भी 15 मिनट तक हवा में रह सकता है। ये तक कहा गया कि मिराज 521 दिखता भी अमेरिकी आत्मघाती ड्रोन की तरह ही है। और जब ये किसी टारगेट से टकराता है तो जोरदार धमाका होता है और टारगेट का नामो निशान मिट जाता है। स्विच ब्लेड ड्रोन विस्फोटकों से भरे होते हैं, जिनसे किसी टैंक या सैनिकों के पूरे ग्रुप को उड़ाया जा सकता है। ईरान का ये नया आत्मघाती ड्रोन भी कुछ वैसा ही है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर है और ये 500 ग्राम से 1 किलोग्राम तक विस्फोटक लेकर उड़ सकता है। मतलब ईरान का एक और छोटा हथियार बड़ी तबाही के लिए तैयार है। वैसे अब तक इन्हें रूस को देने का फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि शाहिद 136 ने अकेले ही यूक्रेन का दिमाग खराब किया हुआ है। लेकिन अगर पुतिन ने मांगा तो ईरान उन्हें मिराज 521 भी जरूर देगा, क्योंकि यूक्रेन जंग में ईरान के ड्रोन जिस तरह अपना दम दिखा रहे हैं, उससे अमेरिका और तुर्की जैसे दिग्गजों के लिए मुश्किल खड़ी हो रही है, क्योंकि यूक्रेन ने अब तक उन्हीं के ड्रोन से रूस की नाक में दम किया हुआ है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड दौरे से जुड़ा एक पुराना वीडियो रीट्वीट किया। यह वीडियो 13 मई 2001 का है, जब वो गुजरात के सीएम भी नहीं थे। लेकिन उस वक्त भी उनका विजन पहाड़ी राज्यों को धार्मिक टूरिज्म के जरिए मजबूत करना था। देश में पैदा होने वाला हर नागरिक गंगा में गोता खाने के लिए आना चाहता है। इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक मौका पड़े तो माँ बाप को बद्रीनाथ केदारनाथ ले जाना चाहता है। 100 करोड़ का मार्केट है आपके सामने। ये आपकी योजना चाहिए कि 100 करोड़ देशवासी आसानी से यहां आए, उनका स्वागत हो। 21 साल पुराना प्रधानमंत्री का यही वीडियो @मोदी आर्काइव के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया, जब वो उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे। अपने इस दौरे में भी उन्होंने तब के विजन पर जोर दिया जब वो उत्तराखंड के आखिरी गांव माणा पहुंचे। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालु को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक पर्यटन से जुड़ी 3400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही ये भी ऐलान किया कि भारतमाला और सागरमाला की तरह पर्वतमाला योजना शुरू की जाएगी। उधर रूस के नागिंग शहर में एक गोदाम में आग लग गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो गोदाम आग की लपटों में घिरा नजर आया। सामने आए वीडियो में गोदाम से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। चारों तरफ सिर्फ काले और सफेद धुआं ही नजर आया। 5000 स्क्वायर फीट तक फैली आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि काफी देर के बाद आग के तांडव को शांत किया जा सका। आग किस वजह से लगी थी इसका पता नहीं चल सका। वहीं तक पांव है मेरे जहां तक है दरी मेरी, वहीं तक पांव है मेरे जहां तक है दरी मेरी, इसी में सब समेटा है यही जादूगरी मेरी। 100 बात की एक बात कही ललित ने, किसी को हो ना हो लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, पड़ेगी एक दिन बांसों पे भारी बांसुरी मेरी। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।